Hi guys, good morning. Come with me with Bright Learn MK. Guys, आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैट्रिक्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि हाँ कुछ है इसमें, कुछ बताया गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो मैं आपको सीधे टॉपिक पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स क्या है। एक्चुअल में मैट्रिक्स में है क्या ऐसा जो 12th के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसा क्या है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स एक्चुअल होता क्या है, मैट्रिक्स का यूज़ क्यों हुआ। तो देखिए, मैट्रिक्स एक नंबर को अरेंज करने का तरीका है। मैट्रिक्स एक नंबर को अरेंज करने का तरीका है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं बहुत सारे बच्चों को रो वाइज या कॉलम वाइज इकट्ठा किया। जो हमारे पास बच्चे थे हमने उन्हें रो वाइज या कॉलम वाइज इकट्ठा कर लिया। मान लो और बच्चा बढ़ा लिया हमने यहाँ पे, तो ये कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे नंबर वाइज इकट्ठे कर दिए। इनको हमने कॉलम वाइज, ये कॉलम है हमारा, तो इनको हमने कॉलम वाइज या फिर रो वाइज खड़ा कर दिया है। तो ये जो व्यवस्थीकरण है, एक आव्यूह टाइप का जो ये व्यवस्थीकरण है, जो इसको हमने व्यवस्थित किया है, यही हमारा आव्यूह कहलाता है। बच्चे, अगर हम इसके ऊपर आव्यूह का चिन्ह न लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा अच्छा लगने लगे, बस इस वजह से हम इस साइन का यूज़ कर देते हैं। एक्चुअल में ये बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट होता है ये। तो आव्यूह की जो परिभाषा हुई, आव्यूह की परिभाषा यही होगी कि किन्हीं संख्याओं को जब हम आव्यूह को या किसी संख्या को जब हम रो वाइज या कॉलम वाइज व्यवस्थीकरण करते हैं तो वही हमारा आव्यूह कहलाता है। आव्यूह में कोई क्लास के छात्र भी हो सकते हैं, कोई बाजार के सामानों की सूची भी हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, और उसको हम जो व्यवस्थित करेंगे, उसको हम जो आयतीकरण में व्यवस्थित करेंगे, वही हमारा आव्यूह कहलाएगा। अब बात आती है कि आव्यूह किस किस तरीके का होता है, आव्यूह में हो क्या सकता है। तो आव्यूह जो हमारा है, आव्यूह बच्चे 12 टाइप के होते हैं, कुल 12 प्रकार के आव्यूह होते हैं। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह 12 प्रकार के होते हैं। तो 12 प्रकार के आव्यूह में क्या क्या आता है, जैसे फर्स्ट हमने आव्यूह ले लिया, पहला आव्यूह हमने ले लिया वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक, पहला आव्यूह हमने ले लिया वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में क्या है, देखिए, वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसकी रो और कॉलम दोनों की संख्या समान होती है। जैसे हमने कोई एक आव्यूह लिया और उस आव्यूह में रो और कॉलम दोनों की संख्या समान होनी चाहिए, तो वो हमारा वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे बच्चे, हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया 2, 4, 3 और 5। हमने ये एक आव्यूह ले लिया 2, 4 एंड 3, 5। तो बच्चे, इसमें देखिए, एक रो और ये दूसरी रो, इसमें रो की जो संख्या हो गई वो 2 हो गई। ऐसे ही अगर हम कॉलम देखें तो एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया। इसका मीन क्या है कि जो इसका आव्यूह का रो और कॉलम दोनों की संख्या है वो समान है। इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका मतलब ये हमारे एक वर्ग आव्यूह हो गया। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें, क्रम लिखना चाहें, तो बच्चे हम इसको 2/2 लिखेंगे। और किसी भी आव्यूह का जो क्रम होता है, उस आव्यूह के क्रम को हम उसके लोअर स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो बच्चे, ये नंबर जो हमें बताता है वो रो की संख्या बताता है, और ये नंबर जो हमें बताता है वो कॉलम की संख्या बताता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर बराबर संख्या में रो और कॉलम होंगे तो वो हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। अब बच्चे, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वो हमारा होता है
आयताकार आव्यूह। रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आयताकार आव्यूह में क्या होता है कि इस आव्यूह में रो की संख्या अधिक होगी या कॉलम की संख्या अधिक होगी। इस आव्यूह में या तो रो की संख्या ज़्यादा होगी कॉलम से, और या फिर कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी रो से। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, रो भी अधिक हो सकती है कॉलम से या कॉलम भी अधिक हो सकता है रो से। जैसे हमने कोई एक एग्जांपल लिया, मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया और इसमें लिखा बच्चे 2 या 3, 2, 5, 1, 4 और 6। बच्चे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉलम है हमारे, उन कॉलम्स की संख्या है 2, और अगर हम देखें रो तो उन रो की संख्या है 3। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हुआ, ये हमारा सेकंड कॉलम हुआ, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2। तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा, आयत की फॉर्म में होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। मतलब रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 भुजा समान होंगी आमने सामने वाली। तो इसका मतलब ये होगा या तो ये वाली एक छोटी होगी या फिर ये दोनों भुजा इस वाली भुजा से छोटी होंगी या फिर बड़ी होंगी। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। इसमें कॉलम कम है और रो ज़्यादा है। अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो और कॉलम्स कम हो तो वहाँ पे भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो इसमें देखो 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये तो हमारा इस कंडीशन को शो करेगा, रो इज़ ग्रेटर देन कॉलम। रो की संख्या ज़्यादा है, कॉलमों की संख्या कम है। अब जो हम मैट्रिक्स लेंगे उसमें हो सकता है कि कॉलम ज़्यादा हो, कभी कभार ऐसे भी आएगा। तो जैसे हमने ले लिया 2, 3, 4, 1, 2, 5, हमने ये एक मैट्रिक्स लिया। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो रो हैं उन रो की संख्या केवल 2 है, और जो कॉलम हैं उनकी संख्या 3 है। यानी हमारा फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया और थर्ड कॉलम हमारा ये वाला हो गया। और इसमें जो रो देखी जाए तो फर्स्ट रो हमारी ये हो गई, सेकंड रो हमारी ये वाली हो गई। तो मतलब इसमें कहने का ये हुआ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो होगा वो हमें ये बता रहा होगा या तो रो की संख्या ज़्यादा होगी या फिर कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब रो और कॉलम असमान होंगे। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे पंक्ति आव्यूह की। मतलब रो मैट्रिक, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, दूसरी पंक्ति न हो, तो अब वो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हमने 1, 2, 3 लिख दिया। बच्चे अगर हम इसमें देखें तो इसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो ये हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1 होती है और स्तंभों की संख्या 2 होती है। स्तंभों की संख्या 1 से ज़्यादा होगी और पंक्ति सिर्फ 1 होगी। अगर हम इसी के बाद में बात करें तो चौथा आव्यूह हमारा आता है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह,
तो स्तंभ आव्यूह में क्या होता है कि स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या तो सिर्फ एक होगी, जैसे हमने लिखा 2, 3, 5, तो इसमें स्तंभ की संख्या तो बच्चे सिर्फ एक होगी, स्तंभ एक ही होगा, और रो जो पंक्तियां हैं वो हमारी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक से अधिक भी हो सकती हैं, तो वो हमारा कहलाएगा स्तंभ आव्यूह। तो सबसे पहला हमारा था वर्ग आव्यूह, दूसरा था आयताकार आव्यूह, तीसरा था पंक्ति आव्यूह, चौथा था स्तंभ आव्यूह। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और बढ़ाएं इसको, तो बच्चे अब हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने 4 मैट्रिक्स पढ़े, वो 4 मैट्रिक्स के बाद में अब हम अगला नंबर अपना लेते हैं, तो वो अगला नंबर जो हमारा आएगा उसको हम देते हैं क्षैतिज आव्यूह में, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को बच्चे हम बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह का मतलब क्या है, जिस प्रकार बच्चे हमने एक आयताकार आव्यूह पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके का ये आव्यूह होता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में क्या होगा कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या तो अधिक होगी लेकिन पंक्तियों की संख्या कम होगी। जहाँ पे इस तरीके का मैट्रिक्स बने जहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, जहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, रो इज लेस देन कॉलम इन नंबर, वेयर द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। अगर पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो बच्चे वो हमारा अपने आप ही हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी क्षैतिज आव्यूह बन जाएगा। ये देखो क्षैतिज चल रहा है, लंबाई में कम हो गया, ये इधर ज़्यादा बढ़ रहा है, नीचे कम आ रहा है, तो ये क्षैतिज आव्यूह बन गया, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसके बाद में हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इस आव्यूह को हम बोलते हैं बच्चे वर्टिकल आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया तुरंत कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा होगी, जिसमें स्तंभों की संख्या कॉलम की संख्या से स्तंभों की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा होगी। अब हमारी बात आई ऊर्ध्वाधर आव्यूह की, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कुछ देखने में हमारा इस तरीके का होगा। तो जब आप इस तरीके के फिगर को देख रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि रो की संख्या इसमें ज़्यादा होगी और कॉलमों की संख्या इसमें कम होगी। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे 2, 3, 4, 5, 7, 9, तो बच्चे हमें इसमें दिख रहा है कि जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या से ज़्यादा है। नंबर ऑफ रो इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी जब भी हमें ऐसा कहीं आव्यूह में मिले कि जहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो तो वो हमारा स्तंभ ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो वो हमारा ऊर्ध्वाधर में आ जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स में आ जाएगा। बच्चे इसके बाद में हम बात करेंगे अगले आव्यूह की। ये नंबर 5 था, ये नंबर 6 था, इसको नोट करना चाहें आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद में हम अगले आव्यूह की बात करते हैं जो कि हमारा ज़ीरो आव्यूह के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम तो शून्य या रिक्त आव्यूह बोलेंगे, जिसको हम जीरो, शून्य या रिक्त आव्यूह बोलेंगे। या इसका मतलब है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, जिसको हम ज़ीरो या
नल मैट्रिक्स बोलेंगे, रिक्त आव्यूह बोलेंगे। तो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चे, इसका जो आव्यूह बनेगा, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव, जिसका हर एक एलिमेंट, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होगा, ज़ीरो होगा। जैसे मान लो हमारा कोई आव्यूह लिखा हुआ है बच्चे इस तरीके से 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0। तो इसमें हमने ये देखा कि इसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट इज़ ज़ीरो, सो द मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो आव्यूह, शून्य आव्यूह। इस आव्यूह का प्रत्येक एलिमेंट जीरो होगा, तो हम इस आव्यूह को नाम देंगे शून्य या रिक्त आव्यूह। इसके बाद में बच्चे हम बात करते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह की। तो इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, तो इकाई या तत्समक आव्यूह में क्या होता है, जैसे हमने कोई आव्यूह ले लिया, एक इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो इकाई आव्यूह में क्या होता है बच्चे, ये इस तरीके का आव्यूह होता है। और बेटा बहुत इम्पोर्टेंट आव्यूह है, ये मैट्रिक्स है, इसका लगभग एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस आव्यूह में क्या होगा, एक कॉलम ऐसा होगा, विकर्ण ऐसा होगा जिसके सभी एलिमेंट एक एक होंगे और बाकी सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, मापांक निकालते हैं, तो इस आव्यूह की जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी। इसका मतलब जो इकाई आव्यूह है उसका लेफ़्ट से राइट की तरफ जो विकर्ण बन रहा होगा वो एक 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 होगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स बच्चे हमारे ज़ीरो होंगे। और ऐसा ही होगा कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ वाला ही विकर्ण होगा बच्चे। अगर वो विकर्ण इधर से इधर की तरफ बन रहा है तो वो हमारा इकाई आव्यूह नहीं कहलाएगा। इकाई आव्यूह में लेफ़्ट से राइट की तरफ वाला विकर्ण ही एक 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 होना ज़रूरी है। हम इस वाले विकर्ण को एक 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 लिखेंगे, तो ये वाला जो आव्यूह हमारा बनेगा उसको हम इकाई आव्यूह बोलेंगे। द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई आई। इस आव्यूह को हम आई से डिनोट करेंगे, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम इकाई आव्यूह को इंग्लिश में बात करें तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, जिसका मैट्रिक्स का फॉर्म हमेशा यही होगा। अगर बच्चे कोई ये आव्यूह 3/3 का है तब तो इसकी फॉर्म यही होगी। अगर कोई आव्यूह बच्चे हम 2/2 का भी बनाते हैं तो उस आव्यूह में भी यही दोनों एलिमेंट बन होंगे, बाकी जो दो एलिमेंट बचे वो बच्चे ज़ीरो होंगे। इसके बाद अगर कोई मैट्रिक्स हमने मान लिया कि बच्चे 4/4 का मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स 4/4 का मैट्रिक्स है, तब भी हमें उसके लिए 1 0 0 एंड 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। बच्चे फिर भी हमें उसका जो विकर्ण है वो 0 0 0 जो विकर्ण है उसको ये नंबर लेना है, बाकी सबको 0 0 ही छोड़ना है। अगर आप 5/5 का बनाते हैं तब भी आपको इसी प्रोसेस पे आगे बढ़ना है। कहने का मतलब ये है बच्चे, अगर आप n/n का मैट्रिक्स भी फॉर्म करते हैं तो इसी पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हमारा हो गया इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो इसके बाद में आता है बच्चे विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह में क्या है, उसमें भी विकर्ण आव्यूह में भी हम इसी तरीके की बात करेंगे। विकर्ण आव्यूह में भी हम इसी तरह की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इकाई विकर्ण आव्यूह जिसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चे कि डायगोनल तो हमारा ये भी बन रहा है, डायगोनल बच्चे हमारा इस तरफ भी बन जाएगा, ये भी हमारा डायगोनल बन जाएगा। तो हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स में इधर के एलिमेंट कुछ ना कुछ दिए जाएं, हो सकता है इधर के एलिमेंट कुछ ना कुछ दिए जाएं। मतलब जो डायगोनल हमारा बनेगा, जो विकर्ण हमारा बनेगा, उस विकर्ण के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ आपको दिए जाएंगे और बाकी सब के सब एलिमेंट बच्चे ज़ीरो रखे जाएंगे। ये जो विकर्ण बन रहा है, इस विकर्ण पे
कुछ ना कुछ एलिमेंट हमें दिए जाएंगे। हो सकता है कि 1 1 1 ही दे दिए जाएं, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, हमें बोलेंगे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो सकता है कि हमें कुछ और नंबर्स दे दिए जाएं, तो फिर भी वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहलाएगा, और सॉरी आइडेंटिटी नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, बशर्ते उसमें ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहा जा सकता है, लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी प्रत्येक विकर्ण आव्यूह को हम इकाई आव्यूह नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्येक इकाई आव्यूह को हम डायगोनल मैट्रिक्स ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि उसका एक डायगोनल है जिसमें कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और इसके भी नंबर में कुछ ना कुछ लिखा जाता है। तो हो सकता है कि तीनों जगह 1 1 1 आ जाए, तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इकाई आव्यूह को, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स को इकाई आव्यूह नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसका कारण ये है कि उसकी डायगोनल में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल में प्रत्येक एलिमेंट 1 1 1 होता है, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा कोई भी एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि 1 1 1 ही आए, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। तो आपको अंतर समझ में आया कि इकाई आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में क्या अंतर है। इकाई आव्यूह में बच्चे लेफ्ट से राइट की तरफ जो विकर्ण जा रहा होगा उसका प्रत्येक एलिमेंट 1 1 1 होगा। विकर्ण आव्यूह में लेफ्ट से राइट के लिए भी विकर्ण जा सकता है, हमारा डायगोनल जा सकता है, राइट से लेफ्ट की तरफ भी हमारा विकर्ण आ सकता है, और उसके एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि 1 1 1 ही हों, वो एलिमेंट कुछ और भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बच्चे हम इतनी ही बात करेंगे, आगे अगली वीडियो में आप लोग देखें। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दीपक यादव है, और आपको अगर ये थोड़ा बहुत, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो